बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से अमरीकी सदर जो बाइडन को जवाबी खत लिखा गया है और जिसमें कहा गया है पाकिस्तान और अमरीका आलमी अमन के लिए मिलकर काम करने के लिए ख्वाह है। इसके अलावा बानी PTI की रिहाई और जजेस के साथ इजहार यकजहती के लिए आज रैली भी निकाली गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध में होने वाले सैनेट इंतखाबात के बाइकॉट का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, वफाकी हुकूमत की जानिब से अदालती जो कमीशन बनाया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उस कमीशन को मुस्तरद कर दिया गया है। अदालती कमीशन की जो रिपोर्ट आती है, जो भी आएगा फैसला, वो क्या उसके जो नताइज हैं उसके मानी खेज कोई नताइज सामने आ सकते हैं? नहीं, इसकी रिपोर्ट देखें, अभी तो ये अगले चंद रोज़ काफ़ी एक अजीब सा बहरान है। मैं इस पर अब क्या ज़्यादा इस पर बात की जाए। तसद्दुक़ जिलानी साहब तो इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत हैं, उनसे एक बड़ा ताल्लुक़ वास्ता रहा और वो इस हवाले से कि जो अदलिया बहाली तहरीक में जो शख्सियात बहुत आगे थी, उनमें तसद्दुक़ जिलानी साहब भी थे। इन्होंने हलफ नहीं उठाया था 3 तारीख को, 3 नवंबर को, जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी। और उस दौरान उनसे ज़ाहिर है कि कई मौक़े पे उनसे सामना हुआ, लेकिन बहुत धीमे मिजाज के, बहुत कंपोज्ड, बहुत डिसेंट शख्सियत। और उस दिन रात को, मैं उस दिन कह रहा हूँ लेकिन ये ज़ाहिर है कि कई साल पुरानी बात है, जब ये रात को जियो पे ये ख़बर ब्रेक की थी हमने कि बहाल हो रहे हैं। मैंने ब्रेक की, मतलब मैं ट्रांसमिशन में था उसमें, तो ये ख़बर दी थी कि जो है वो अदलिया बहाली, ये जो लॉन्ग मार्च हो रहा था, अदलिया बहाली मार्च, तो उसमें ज़ाहिर मियाँ नवाज शरीफ साहब उस वक्त उसमें मौजूद थे और उसकी क़यादत कर रहे थे। अच्छा, ये वो वक्त था जब अदलिया बहाली तहरीक में एतजाज़ अहसन साहब और नवाज शरीफ साहब, अचकज़ई साहब, एतजाज़ अहसन साहब, वकला सारे, और इमरान खान साहब, ये सारी शख्सियात जो हैं ये मौजूद थी। अली अहमद कुर्द साहब, दीगर तमाम अहबाब। और उसके नतीजे में फिर ये हुआ कि अदलिया बहाल हुई। और उससे पहले जब ये इमरजेंसी भी डिक्लेयर हुई थी, तो पाकिस्तान में तो हो गई थी, यहाँ पे ज़ाहिर है वो फिर सिस्टम उसके पास तब्दील हो गया। लेकिन ये कि हमें कुछ मौका मिल गया था कुछ रोज़ बाद तक अपनी ट्रांसमिशन करने का जियो पे। तो उस वक्त हामिद मीर साहब यहाँ पे बहुत बड़ी एक, आप समझें कि अदलिया बहाली के दौरान जो है वो उसमें बहुत बड़ी तादाद में आसमा शिराजी साहिबा, हामिद मीर साहब, तलत हुसैन साहब, बहुत से और अहबाब, काशिफ अब्बासी, सारे बहुत, मैं अब नाम किसका मिस करूं, और ये सारे वकला यहाँ पे, बहुत सारे वकला भी यहाँ पे, और जज साहिबान भी उस वक्त हमारे साथ होते थे, और अथर मिल्ला साहब, बाबर सत्तार साहब, बाकी बहुत सी शख्सियात जो अब जज हैं, बड़े उहदों पे हैं, वो उस वक्त उस तहरीक का हिस्सा थे, और चीफ जस्टिस साहब भी। अच्छा, अब सूरत हाल ये है, तो उस वक्त बल एक मैं आपको ये बताऊं, एक उससे मुझे वाक़या याद आया कि एक दफ़ा कुछ वाक़यात ऐसे हुए, जैसे रमदे साहब एक दफ़ा हमारे उसमें मेरे प्रोग्राम में आए, रमदे साहब, तो वो इस कदर वो बाहर थे मुल्क से, और हम ट्रांसमिशन बाहर से हो रही थी, तो वो इस कदर उस पर अफसरदा हुए बात करते हुए। उन्होंने कहा कि मैं, आप जजेस को बहाल कर दें, मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ। और वो गुफ्तगू ऐसी हुई कि उस पर, मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे उनकी आवाज़ जो है उसमें बहुत ही दर्द और कुछ वो, यानी बहुत ही तकलीफ़ से उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर अगर एतराज़ हो रहा है, मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, मैं अलग होता हूँ, आप बराए करम बाकी जज साहिबान को बहाल करें। फिर उसके काफ़ी अरसे बाद मैं रमदे साहब के रिहाइशगाह पे सलाम
कहने के लिए गया क्योंकि वो इतना उनकी गुफ्तगू में इतना टच से मुराद है कि इतना दर्द उस खौफ थी उसमें और बेजारी थी उस सूरत हाल में। और इफ्तिखार चौधरी, अब इशू ये था कि बहुत ज़्यादा अदलिया बहाली तहरीक तो थी जज साहबान की, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ भी थी, लेकिन बाद में जो मामलात दो तरफ से तय हुए ना मामलात, एक तो ये कि गवर्नर राज उधर गवर्नर रूल ख़त्म हुआ पंजाब में जो लगाया गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, और तो वो दोबारा हुकूमत बहाल हुई पंजाब की, और दूसरा फिर अदालत के साथ अलग मामलात तय हुए, बहुत से कवानीन बहुत से रूल्स पे अदालत ने भी उस वक्त फिर मामलात हुकूमत के साथ तय किए। तो उस ज़माने में फिर तसद्दुक़ जिलानी साहब के साथ रब्ता रहा, रब्ता इससे बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, लेकिन ये हमेशा मैं इनको देखता था। और एक दफ़ा ये हुआ कि रात को 12 बजे अदालतें लग गई, एक नोटिफिकेशन आना था तो उसको ख़बर मैंने दी, तो उस पर 12 बजे रात को अदालतें लगीं जिसमें सारे जज साहिबान बैठ गए रात को। और वो एक नोटिफिकेशन उस वक्त के जो वज़ीर कानून जो अब तहरीक इंसाफ में है, तो वो नोटिफिकेशन रात 12 बजे, तो उसमें तसद्दुक़ जिलानी साहब भी मौजूद थे, तो सब उन्होंने होल्ड किया। 12 बजे रात को गाड़ियाँ निकल रही हैं, और वो तो सुबह मुझे भी बुला लिया अदालत ने और हुकूमत वक्त को बुलाया, तो मैंने फिर बात की कि जी डी नोटिफिकेशन का एक प्लान बन रहा था, तो उन्होंने उसको रात को 12 बजे, शायद लोगों को याद हो, सुप्रीम कोर्ट बैठ गई थी 12। तो अब यह है कि लेकिन क्या वो इसमें इस कमीशन ये इसकी जिम्मेदारी लेंगे, एक तो ये सवाल यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। दूसरा ये डिस्कस हो रहा है कि क्या उनको लेनी चाहिए, क्या वो ले चुके हैं, और क्या वो इस जगह मतलब उनकी शख्सियत पे तो कोई सवाल नहीं उठ सकता, वो तो बहुत ज़बरदस्त, खान साहब के भी बड़े वो सारे, मैंने कहा ना कि ये तमाम ही शख्सियात जो हैं, चूँकि अदलिया बहाली तहरीक में मतलब पीपल्स पार्टी भी थी, बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी उस वक्त थी इसमें, सारे बाद में कुछ मामलात डोगर साहब आ गए तो वो अलग हो गए थे मामलात, लेकिन ये है कि वो इस पे तो सब साथ थे। अचकज़ई साहब बहुत आगे थे और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तो इनकी शख्सियत पे कोई इतराज़ नहीं है। ये कमीशन के ऊपर बस एक है तहरीक इंसाफ, और ये भी कहा जा रहा है कि और जज साहिबान भी हैं और वकला इसमें आ रहे हैं अभी आने वाले दिनों में। लेकिन आप ये सिर्फ ये देखें कि रियासत के इशूज़ क्या और डिस्कस क्या हो रहा है, यानी हम अपनी मतलब इस बात को मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, अपने प्रोग्राम में डिस्कस ही नहीं करना चाहता। और आप ये देखें कि हम पूरी दुनिया को और अपनी नौजवान नस्ल को और अपनी फैमिलीज़ को पिछले कई महीनों से या कई सालों से क्या बता रहे हैं, कैमरे, फिल्में, मतलब मैंने कहा ना कि इस तरह की बातें तो मैं तो, और कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, अब मैसेज क्या जा रहा है, आप सिर्फ ये देखें पूरी दुनिया में क्या डिस्कस, सियासी इशू होते हैं, अभी नज़रियात आगे पीछे, सियासतदान बात कर रहे हैं एक दूसरे से, इल्ज़ाम लगा दिया मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई पे लगा दिया, पीटीआई ने जो है वो पीपल्स पार्टी पे लगा, पीपल्स पार्टी ने जवाब दे दिया आगे से। ये यहाँ जो इस वक्त डिस्कस हो रहा है, क्या हमारे अदारों को, अकाबरीन को इस बात का एहसास है कि पूरी दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है, दोनों हमारे अदारों का और हमारे इंतहाई काबिल एहतराम अदारे जिन पे पूरी रियासत जिनकी तरफ देखती है, वो मैसेज बाहर किया जा रहा है। बस इसको देख के जो भी आगे हम कदम उठाएं, इसको देख के कि मैसेज बाहर क्या जा रहा है, ये कोई पॉलिटिकल नहीं है मामला। इस सियासत है ना, मतलब पीपल्स पार्टी ने कह दिया, वो आगे से इमरान खान ने जवाब दिया, उधर से जरदारी साहब ने बयान जारी कर दिया, नवाज शरीफ साहब नहीं, ये इसका एक रवायती अखलाकी, वो अखलाकी जो तमाम दुनिया में, ये आप इसका वो पहलू देखें, ये कहीं नहीं है। यानी ये वहाँ पर भी ये कि ट्रंप ने ये जज कर दिया, इसको ट्रंप के जज हैं, ये जज हैं, ये जो इशू है ये आप देख लें कि कहाँ पे आप मतलब अखलाकी जगह पे कहाँ खड़े हैं आप पूरी दुनिया में इस वक्त, ठीक है। मईशत और सिक्योरिटी और बाकी चीज़ों को छोड़ दें, अखलाक, मैंने कहा ना मैं इसको डिस्कस ही नहीं कर रहा। मैंने पहले भी बहुत सारे इशूज़, जब इद्दत के मामला, तो मैं उस वक्त कोशिश करता था कि इसको ना खुद सुनूं ना कोई आसपास के लोग सुने ये जो कुछ डिस्कस हो रहा है, तो बिल्कुल इन्हितात है माशरे का,
इसका ये डिस्कस होना भी, और ये अगर है सही है गलत है ये छोड़ दें, इसका डिस्कशन ये आपका जो मकालमा है ना उसका मुकम्मल एक इन्हितात शो कर रहा है कि आप कहाँ खड़े हैं एज अ सोसाइटी, एज अ रवायात। अल्लाह ताला मुबारक करे और खैरियत से आखिरी अशरा रमज़ान शरीफ का आज शुरू हुआ पाकिस्तान में, और लाखों लोग इत्तिकाफ़ पे बैठ गए, और उसके साथ ही इबादत अल्लाह ताला कबूल फरमाए सबकी। और जो हमारी मसीही बरादरी है उनको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से ईस्टर मुबारक। और ईस्टर का जो है वो पूरी दुनिया में जो हमारी मसीही बरादरी है उनका जो मुक़द्दस तरीन मकाम है मसीही बरादरी का जी। वो मशरिकी यरूशलेम में है। मुक़द्दस तरीन मकाम जो क्रिश्चियनिटी में है, वो हर रिलीजन में कोई मुक़द्दस तरीन मकाम है ना, तो वो जो है वो मशरिकी यरूशलेम में है। और ये वो जगह है, ये वो चर्च है जिसको सर्च ऑफ सेपरेटर भी कहते हैं, चर्च ऑफ रिसरेक्शन भी कहते हैं, इसको बहुत सारे इसके नाम हैं, इसको कई नामों से पुकारते हैं। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो चर्च है ये ओल्ड सिटी में जो क्रिश्चियन क्वार्टर है, ओल्ड सिटी का क्रिश्चियन क्वार्टर, वहाँ पे ये है। और ये चौथी सदी बाद मसीह में, चौथी सदी बाद मसीह में जो पहले रोमन बादशाह थे कॉन्स्टेंटाइन, जिनके नाम पे ये कुस्तुनतुनिया भी और ये सारे, तो ये पहले रोमन बादशाह थे जिन्होंने असल में रोमन्स ही तो लेके गए थे ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब तक। रोमन ले गए थे ना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब तक ले गए थे। तो ये पहले रोमन बादशाह थे कॉन्स्टेंटाइन, जिनके नाम पे कुस्तुनतुनिया भी है शहर। तो ये कॉन्स्टेंटाइन पहले रोमन बादशाह थे जिन्होंने ईसाईयत कबूल की थी। तो इन्होंने ही फिर ये चर्च, पहले इनकी वालदा आके, हेलन नाम था उनका गालिबन, वो आके ये जगह देख के गई कि कौन सी जगह है, और फिर यहाँ पे इन्होंने ये चर्च जो है ये तामीर किया। तो ये जो चर्च है इसमें जो है वो जगह है जहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब दी गई थी। अच्छा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ तक तो जो मुसलमान हैं और जो हमारी मसीह बरादरी है उनका मौक़िफ़ एक है। मैं ज़्यादा इसको कंप्लीट डिस्कस कर चुका हूँ, चूँकि एंड ऑफ टाइम्स में कई साल पहले, तो मैं उसको डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। लेकिन मैं सिर्फ एक बात सिर्फ ये कहूँ कि मुसलमान और क्रिश्चियनिटी में एक तो है कि जी सलीब तक गए। मुसलमान ये कहते हैं कि वहाँ पे अल्लाह ताला ने आसमान पर उठा लिया और कोई और शख्स वहाँ पे मौजूद था, ठीक है, और वो जिंदा आसमानों पर उठा लिया। जो क्रिश्चियंस हैं वो ये कहते हैं कि 3 दिन बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब दे दी गई और उनको उनकी तदफीन हो गई, और 3 दिन बाद उनको आसमानों पर उठाया गया। यानी यहाँ पर जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो सलीब तक जाना, तो बिल्कुल मुसलमान और उसमें ईसाई बिल्कुल, जो क्रिश्चियंस हैं, बिल्कुल एक बात कहते हैं। लेकिन किसी और को दी गई सलीब, कोई और शख्स था, या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दी गई, और तदफीन के तीसरे दिन वो चले गए, आसमानों पर उठा लिए गए, और उनका खाली मकबरा जो है वो रह गया। और जिस दिन उनको उठाया गया आसमान पे, 3 दिन बाद, वो ईस्टर है, वो आज का दिन है, ठीक है। और ये जो सबसे मुकद्दस जगह है, ये जो चर्च है, चर्च ऑफ रिसरेक्शन भी जिसको कहते हैं। अब ये जो चर्च है इसमें गोलगोता नाम का, अगर हम इस चर्च में देखें तो एक पत्थर है गोलगोता नाम का। मैं थोड़ी सी बात करके फिर, ये डिस्कस हो चुका है सारा, मैं इस पे तफसील इन जगहों पे जाके मैं मतलब है कि बहुत तफसील में बता चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा बताऊँगा, ईस्टर का दिन है। तो इसमें ये जो चर्च है ना, इसमें एक पत्थर है। अच्छा, वो जो पत्थर है उसके बारे में कहा जाता है ये कि यहाँ पर तदफीन हुई थी, और यहाँ पे जब 3 दिन बाद आए लोग तो उन्होंने देखा कि ये मकबरा खाली था। ये एम्प्टी टॉम, यानी वो जो है खाली है,
और वहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वो नहीं थे, उनको आसमान उठा ले गया था। ये क्रिश्चियंस का कहना है। मुसलमानों का कहना है क्या है, वो तो आसमानों पे, सीधे आसमानों पे जिंदा हैं और आखिरुज़्ज़मा में वापस आएंगे। अच्छा, अब ये जो है ये तो अच्छा, अब यहाँ पर अब आप देखें ना, दुनिया भर में सबसे मुकद्दस जगह क्रिश्चियनिटी की जो है यरूशलेम, वही मशरिकी, वही यरूशलेम जहाँ पे मस्जिद अक्सा है कुछ दूर, तो एक ही शहर है। मैंने कहा ये शहर जो है ये यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए, मुसलमानों के लिए, अब इसकी अहमियत का आज के दिन तो जिक्र करना ज़रूरी है क्योंकि वही जगह है और वही ईस्टर। अच्छा, यहाँ पर हर साल जो है लाखों की तादाद में जो है ना दुनिया भर से क्रिश्चियंस वो आते हैं, उनका मुकद्दस तरीन ये जगह है। और बल्कि उससे एक हफ्ता पहले वो जो जहाँ जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो सलीब लेके गुजरे थे, तो वो पूरा वहाँ पे एक आप समझें कि उसी तरह से वो उनकी इबादत होती हैं। लेकिन आज वहाँ पे सन्नाटा, बहुत सादा अंदाज में मशरिकी यरूशलेम में क्रिश्चियंस ने गज़ा में होने वाले मुसलमानों के कत्लेआम के सिलसिले में उन्होंने बिल्कुल खामोशी से, बिल्कुल सादगी से और मतलब बहुत वहाँ पर जो है ना, और वहाँ जो फ़लस्तीनी क्रिश्चियंस, सारे फ़लस्तीनी मुसलमान तो नहीं है ना, तो बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो फ़लस्तीनी क्रिश्चियंस की, तो फ़लस्तीनी क्रिश्चियंस को भी आने से रोक दिया कि आप फ़लस्तीनी हैं। तो ये अब वहाँ पे तकरीब हुई और बस बहुत ही सादगी से ईस्टर मनाया गया और पूरी दुनिया से लोग वहाँ पे आते हैं आज ईस्टर के दिन। जो पोप फ्रांसिस हैं उन्होंने भी मैसेज दिया कि भाई जंग और ये कत्लेआम रोका जाए और ये सारी बात की जाए। तो एक सोगवार सा वहाँ पे सोगवार सी फ़ज़ा थी। अच्छा, दूसरा जो है वो ये कि कल तो हमने ये बात की थी कि बहुत ज़्यादा वेपन्स जो है उनका मुआहदा हो रहा है और जो MK 84 और 82 और ये 2000 पाउंड वज़नी बॉम्ब्स दिए जा रहे हैं गिराने के लिए, दोबारा जो बची कुची आबादी रह गई है। अब इसमें साथ ही आज जो है वो दोबारा मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं कायरा में। काहिरा में मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। हमास का एक डेलीगेशन वहाँ पहुँच गया है, लेकिन जो उसमें माजरत हमास का डेलीगेशन ही इसराइल से डेलीगेशन पहुँचा है और लेकिन उसमें ना तो मोसाद के चीफ़ हैं डेविड बार्निया और ना ही जो है शिनबित के चीफ़ हैं, बल्कि जो दूसरे उनके हुकाम हैं, यानी आप समझ लें कि दूसरे दर्जे के नंबर 2 अपने अपने इदारों के, वो इस वक्त काहिरा में है और हमास जो है वो वहाँ पे नहीं है। अच्छा, और इसमें जो है वो फिर एक डायलॉग शुरू हैं और वो डायलॉग में अगर पेशरफ्त हुई, क्योंकि दोनों तरफ से ये बात हो रही है कि जी अभी तक ना हमास अपनी पोजीशन पीछे कर रही है और ना ही इसमें इसराइल जो है वो ये कह रहा है कि हमास का कहना ये है कि एक तो मुस्तकिल जंगबंदी और ये कि वही जो 700 या 800 1:10 के रेशो से ये रमाली और कैदी, और इस दौरान ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मरवान बरगोती जो हैं उनका कहीं कत्ल ना हो जाए जेल के अंदर, जो सबसे मकबूल यानी इतने मकबूल हैं कि हमास की लीडरशिप से भी मकबूल हैं, फ़लस्तीनी अथॉरिटी से भी मकबूल, सबसे मकबूल हैं, तो उनका कहीं कत्ल ही ना कर दिया जाए उनको जेल के अंदर। ये फ़लस्तीनी जो हैं उनको शदीद इस वक्त, क्योंकि उनका नाम सामने आना शुरू हो गया ना कि वो अगली क़यादत हो सकते हैं, तो वो इसराइल की जेल में है। तो अच्छा, अब तो ये इस वक्त बड़े मामला जो हैं ये उलझन की तरफ है। अच्छा, अब ये अगर तो अच्छा, दूसरा डेलीगेशन जो है वो एक कतर में मौजूद है, कतर में मोसाद की टीम भी मौजूद है और हमास का ये कहना है कि अगर ये मामला आगे, पहले तो मिस्र की जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं उनके इंटेलिजेंस हुकाम और सफारती हुकाम उनके साथ बातचीत की जाए, अगर बात आगे बढ़ती है तो फिर हम काहिरा आ जाएंगे, वरना हम, और फिर उस स्टेज में अगर बात आगे बढ़ जाती है अगले 24 घंटों में 48 घंटों में वाज़ेह हो जाएगा 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी इस दौरान शहीद हो गए हैं और उसमें अक़वाम मुत्तहिदा की टीम्स को भी हिट किया है ये लेबनान के अंदर।
और हिजबुल्लाह इसमें फुल फ्लैश अगर आ गई तो फिर ये मामला ऑलरेडी हाथ से निकल चुका है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे निकल रहा है ये मामला हाथ से। एक तो ये हुतीज़ है ना, एक चीज़ है जिसको मैं ज़रा थोड़ी तशवीश से देख रहा हूँ, और ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, मुझको गलत भी हो सकती है। वो ये है कि जो सबसे ज़्यादा मुजाहरे हो रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा मुजाहरे इस वक्त पूरी दुनिया में, वैसे तो पाकिस्तान में भी आज कल बहुत बड़ा जमात इस्लामी का मुजाहरा कराची में किया है, जो सारी पार्टियाँ ही कर रही हैं, हुकूमत भी कर रही है, सब कर रही है, लेकिन जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम इसमें सबसे आगे रहे। तो तहरीक इंसाफ करने की कोशिश की तो गिरफ्तारी कर लिया उनको उन्हीं मुजाहरों में, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम और मतलब सारी ही जमातों ने इस पर किया। पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम जो है वो फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी है। ये मैटर नहीं करता इसमें कि किस जमात ने किया किसने नहीं किया, लेकिन यह है कि इसमें जो असल बात है वो ये है कि जो उर्दन में मुजाहरे हो रहे हैं ना, वो मुझे उसमें कुछ अजब से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं उर्दन में मुजाहरे, क्योंकि उर्दन में फ़लस्तीनी बहुत हैं, ये बात मैंने कल भी की थी। और आज मैं सारा दिन उर्दन के काफ़ी देर मैंने उनकी जो उनका ब्रॉडकास्ट मीडिया है उसको भी देखा, उनका प्रिंट भी फॉलो किया, अरबिक उनके जो हैं वो भी मैं फॉलो करता रहा, दोस्त अहबाब हैं वहाँ पे, उनसे भी बात करता रहा जो जॉर्डन को फॉलो कर रहे हैं। जॉर्डन में बहुत मुजाहरे हो रहे हैं, ठीक है। और आज उनकी जो 18वीं स्लाइड में रोया न्यूज़ को कोट कर रहा हूँ कि जॉर्डन की पुलिस ने कल जो मुजाहरे हुए थे अम्मान में उसके ऊपर स्टेटमेंट जारी किए। और दूसरी खबर यही है कि काफ़ी बड़ी तादाद में उन्होंने वहाँ पे एक्टिविस्ट को, जो कलहूथी का इलाका है 17वीं स्लाइड में कोट कर रहा हूँ, यहाँ पे उन्होंने अरेस्ट किया है। नेशनल जो यूएई का अखबार है वो भी कह रहा है कि जॉर्डन फेसेस राइजिंग प्रोटेस्ट ओवर गजा वॉर। अच्छा, ये मैंने देखें, एक तो पड़ोस है, एक तो कल हमने बात की थी कि वो सारा शाह अब्दुल्ला जो हैं वो बहुत एक ज़बरदस्त शख्सियत हैं। शाह अब्दुल्ला दोइम जो हैं, हाशमी ख़ानदान, शाह हुसैन के साहबजादे, शाह हुसैन मरहूम के, इनके ख़िलाफ़ एक बगावत की कोशिश हो चुकी है। इस प्रोग्राम में मैं उसको 2021 में डिस्कस कर चुका हूँ। इनके सुतेले भाई ने इनका तख्ता उलटने की कोशिश की थी, शहजादा हमजा। अच्छा, वो मैं उस पूरा पहले बयान चूँकि कर चुका हूँ, मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। सुतेले भाई इनके, और ये जो हैं ये जो मलका नूर हैं उनके साहबजादे थे। तो अंदर जैसे होता है दरबारी, अच्छा उन दरबारी साजिशें होती हैं, ये वो सारा। तो ये जो है ना, ये जब शाह हुसैन का इंतकाल हुआ तो उन्होंने शाह अब्दुल्ला बादशाह बन गए, जो अभी भी हैं। और उन्होंने वो हमजा जो थे, शहजादा हमजा जो सुतेले भाई थे, उनको वो वली अहद बन गए। वो 2004 तक वली अहद रहे, फिर शाह अब्दुल्ला ने उनको हटा दिया वली अहद। अच्छा, वो फौज में भी बड़े ओहदों पे रहे। तो 2021 में फिर एक अंदर बगावत हुई, और बगावत की कोशिश में फिर उनको और कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, उस वक्त जो शाह अब्दुल्ला ने कहा कि इसमें इस बगावत के पीछे गैर मुल्की हाथ है, इससे ज़्यादा उन्होंने बात नहीं की। फिर मुख्तलिफ बातें आती रहीं कि कौन है कौन, उसको छोड़ दें। उन्होंने कहा कि इसकी मेरी हुकूमत ख़त्म करने में, मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ 19th स्लाइड अल जज़ीरा 2021, जॉर्डन किंग अब्दुल्ला सेज सेडिशन स्क्वाश्ड, ख़त्म कर दी है, नाकाम हो गई ये बगावत। BBC कह रहा है कि जॉर्डन प्रिंस हमजा बिन हुसैन अंडर हाउस अरेस्ट। अच्छा, तो ये जो है ना, ये ज़हन में रखें कि ये बगावत की कोशिश जो है इनके ख़िलाफ़ नाकाम हुई है। तो वहाँ पर जो टर्मोइल है इंतहाई अहम है। ये मैं बताऊँ आपको कि जॉर्डन के मामलात, वहाँ पर जो जॉर्डन की गवर्नमेंट इस वक्त वहाँ एक टर्मोइल क्रिएट है, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि जी आपने एग्रीमेंट किया, हम तोड़ के जाएंगे, हम सब यहाँ से दाखिल हो जाएंगे इसराइल के अंदर, वेस्ट बैंक पे हम मदद, और वो मस्जिद अक्सा में, मतलब शायद इसराइल की जो सिक्योरिटी उनका एपरेटस है उनको अंदाज़ा नहीं है कि अगर जॉर्डन डिस्टेबलाइज हो गया तो उसके नतीजे में उनके साथ फिर क्या होना है, ठीक है ना। ये बाढ़ वाड़ फिर किसी काम नहीं आएगी। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो मुस्तकिल प्रोटेस्ट हो रही। अच्छा, फिर तल अवीव के अंदर प्रोटेस्ट जो 7 अक्टूबर के बाद सबसे ज़्यादा नेतन्याहू के ख़िलाफ़, वो पिछले 24 घंटों में
हज़ारों लाखों जो भी आबादी है इसराइल की, वो सारे सड़कों पे हैं। और उसमें वो जो यरगमाली हैं उनकी अहल खाना भी आ गए हैं कि नेतन्याहू जाए, इस्तीफ़ा दो, हुकूमत नाकाम हो गई है, ख़त्म करो, जाओ। वो भी सड़कों पे हैं नेतन्याहू के खिलाफ। लेकिन नेतन्याहू तो जो मर्जी उसके साथ। तो जॉर्डन के अंदर जो टर्मोइल जन्म ले रहा है ना, ये ख़तरनाक है और बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वहाँ पर 33,000 तकरीबन तादाद, सरकारी तादाद जो शहदा की है वो क्रॉस कर रही है 33,000 की फिगर। और उसमें जो मैंने आपसे कहा ना कि ये टर्मोइल, इसमें खामोशी से इंतज़ार कर रहे हैं। हूतीज़ ने अपना पूरा वॉरशिप्स यहाँ आ गए हैं रशिया के, और ये अब यहाँ पर एक नई फोर्स इमर्ज हो गई है। जॉर्डन का टर्मोइल सबसे ख़तरनाक है। इजिप्ट उसे कंट्रोल कर लेगा अपने। इजिप्ट के अंदर का टर्मोइल नहीं है, इंटरनल टर्मोइल नहीं है इजिप्ट के अंदर कोई सच। उनके अंदर ये बाकी तंजीमें वगैरह, ये उन्होंने, उनका जो सिक्योरिटी अपरेटिस है वो बहुत मजबूत भी है और ठीक है। लेकिन जॉर्डन जो कि बॉर्डर साथ लगता है ना, और हाशमी ख़ानदान ही देखता है मस्जिद अक्सा के सारे इंतज़ामात को। तो अब अगर वहाँ जाने से रोका जा रहा है, और इसराइल वहाँ पे मगरबी किनारे के अंदर, जो कि दरिया उर्दन का मगरबी किनारा क्या, इधर से उधर जाके बिल्कुल, तो वो जो है वो अब एक ऐसा इशू है जिसको जल्द रिजॉल्व करना है वहाँ पे। और इसीलिए शाह अब्दुल्ला जो हैं वो बार बार ये बात कह रहे हैं। और जॉर्डन के से आज भी जो एयर ड्रॉपिंग हो रही है, वो अमेरिका वहाँ से फ्लाई करके वहाँ पे जा रहा है। लेकिन वो जो इंटरनल टर्मोइल है वो शायद अमेरिकन को उसका एहसास नहीं हो रहा है, वो नज़र नहीं आ रहा। और ये अगर हुआ तो फिर उसके बाद ये बढ़ गया अगर वहाँ पे, तो ये फिर मामलात और बहुत ख़राबी की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, मतलब मिस्र में होने वाले मुजाहरे, पाकिस्तान में होने वाले मुजाहरे, या यूरोप में होने वाले मुजाहरों में और उर्दन में होने वाले मुजाहरों में बड़ा फ़र्क है, जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसी दौरान जो है, मैं अभी ज़रा वापस थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन एक नया फ्रंट जो है वो आज खुल गया, और वो चंद दिनों से एक आप समझें कि एक चंद दिनों से नहीं, 48-72 घंटे पहले शायद कुछ आई थी वाइब्स मेरे पास, लेकिन कंफर्म नहीं हो रही थी चीज़। और जाहिर है कि ऐसी कोई सेंसिटिव खबर हो तो जब तक कहीं आप उसको कोर्ट ना दें कि जी वो रेफरेंस आपने कैसे कह दी बात, ये वाला भी तो मसला है ना। अफगानिस्तान में अमेरिकन को यरगमाली बना लिया गया। अच्छा, और ये जो डेवलपमेंट है, इसको जो 27 सिंजुआ, जो चाइना की जो न्यूज़ एजेंसी है, वो कह रही है कि 2 US नेशनल्स अफगानिस्तान में हुकूमत की तरफ से, यानी ये जो यरगमाल हैं इनको हुकूमत ने माना, हुकूमत ने पकड़ा है। यानी वहाँ पे जो हुकूमत है, जो तालिबान की हुकूमत है, उन्होंने पकड़ा है। अब ये क्यों गिरफ्तार किया है, क्या ये क्या कर रहे थे वहाँ पे, क्या मामलात हैं, क्या है, इसके ऊपर अभी तक ज़्यादा। लेकिन फिर तुलो न्यूज़ ने भी, इस्लामिक एमिरेट कंफर्म किया, तो उन्होंने भी, उनकी जो वहाँ पे हुकूमत है, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो हैं, उन्होंने कंफर्म किया है कि 2 अमेरिकन सिटीजन्स को वो हमारे कब्ज़े में है रिसेंटली। ये मेरा ख्याल है, अच्छा, NBC न्यूज़ को बताया है अमेरिकन नेशनल्स, और ये सारी बात केयर टेकर गवर्नमेंट। लेकिन जो ट्रंप हैं, ट्रंप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अमेरिकन, 2 नहीं है, ज़्यादा हैं। और यहाँ पर मैं NBC न्यूज़ को कोट कर रहा हूँ कि ट्रंप एग्जेजरेट्स क्लेम दैट मेनी अमेरिकन आर होस्टेजेस इन अफगानिस्तान। यानी NBC न्यूज़ ने, वो ट्रंप ने जो बात की है कि बहुत ज़्यादा अमेरिकन जो हैं वो यरगमाल बना लिया गया उनको अफगानिस्तान में। अच्छा, अब सवाल ये है कि वो क्या कर रहे थे, क्यों थे, कैसे गए, क्या हुआ, क्या वो जो है। और चाइना ने चूँकि इस न्यूज़ को, ये न्यूज़ जो है ये चाइना, यानी चाइना ने भी कहीं पर ये यानी जासूसी कर रहे थे, क्या कर रहे थे, या घूम रहे थे, कोई NGO के थे, क्या थे। तो ये बहरहाल अमेरिकन जो हैं, कम से कम 2 इस वक्त अफगानिस्तान की हुकूमत के कस्टडी में है। ट्रंप कह रहे हैं कि 2 से ज़्यादा हैं। तो ये एक पड़ोस में एक नया मामला हमारे पड़ोस में है। अच्छा, फिर जो है वो इसके साथ एक और मामला, मैंने आपसे कहा ना कि ये मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, मुज़ाकरात नहीं भी हो रहे, जंग भी चल रही है, उर्दन में मुज़ाहरे हो रहे हैं,
और इसी दौरान जो है वो बड़े पैमाने पे पिछले चंद दिनों से नॉर्थ कोरिया को रशिया ने ऑयल सप्लाई करना शुरू कर दिया है। नॉर्थ कोरिया को, नॉर्थ कोरिया आपको पता है प्यूटिन गए थे, दौरा किया था, वो ट्रेन में सफ़र किया था, पूरा कई आगे पीछे उनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म का उनका दौरा हुआ था। तो पूरा जो ऑयल सप्लाई है इस वक्त वो रशिया का नॉर्थ कोरिया से खुल गया। और सबसे अहम बात ये कि नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम का अक़वाम मुत्तहिदा की टीम जाके मुआयना करे, इस बात को रशिया ने वीटो कर दिया यूनाइटेड नेशंस में। रशिया ने नॉर्थ कोरिया के खिलाफ जो पाबंदियां, यानी नॉर्थ कोरिया पे जो पाबंदियां थी उनको वीटो कर दिया है रशिया ने, चाइना नहीं, रशिया, कि वहाँ जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको अक़वाम मुत्तहिदा की टीम्स जाके नहीं देखेंगी, वहाँ जो कुछ हो रहा है उसकी परमिशन विड्रॉ हो गई है। तो रशिया आ गया खुल के नॉर्थ कोरिया की हमायत में, चाइना नहीं। तो अब वक्फा लें, फिर उसके बाद ज़रा ये और मुल्क के अंदर के और बाहर के डॉट्स कनेक्ट करते हैं कि देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और दुनिया में क्या हो रहा है और किस तरह से हमारे यहाँ क्या चीज़ें ज़ेर बहस हैं और दुनिया में क्या हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, 300 से ज़ायद सीनियर वकला की जानिब से जो ख़त लिखा गया है, क्या कहेंगे इसका? हाँ, मैं देख रहा था, ये तो देखिए मुख्तलिफ आ रही हैं ना इसमें सामने। इस पे तो कुछ मतलब है कि उधर भी कुछ वकील उधर हैं, कुछ उधर हैं, तो ये अब मामला आगे कैसे चलेगा, अब ये एक सवाल है। लेकिन मेरे लिए जो इसमें इस ख़त में जो एक बात है वो ये है कि जो उनके साहबजादे हैं जिलानी साहब के, उनका नाम भी है उसमें जो है वो उनका नाम भी है। अब ये नाम उन्होंने ज़ाहिर है कि इसमें सलमान अकरम राजा साहब हैं, अब्दुल मुईज़ जाफ़री साहब हैं, ईमान मज़ारी साहब हैं, ज़ैनब जंजुआ साहब हैं, ये जज हैं, ये वकला हैं। लेकिन इशू ये है सारा कि इसमें जो मैंने आपसे बात की ना कि इसमें उनके साहबजादे का होना जो है ये मेरे लिए अहम है। क्या अपने वालिद से उन्होंने बात करके लिखा है या क्या मामला है, ये देखते हैं, अभी देखते हैं क्योंकि लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ ना, मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये इशू बड़ा अजीब है, इसको डिस्कस करना भी बड़ा अजब सा है। मतलब यहाँ तक तो बात हो ना कि दबाव था, ये पहले भी होता रहा है, अदालतों पे दबाव आए हैं, तारीख का हिस्सा रहा है। लेकिन जिस अंदाज में इस वक्त डिस्कस हो रहा है ना, ये इसका इस अंदाज, ये कोई नहीं दबाव डाला, इतना होता था दबाव में फैसला आ गया, ये हुआ वो हुआ। लेकिन ये जो बात हो रही है ना इस वक्त, ये मेरे ख्याल से किसी भी अंदाज में हमारे माशरे के लिए, हमारे बच्चों, फैमिलीज़ के लिए, दुनिया के लिए भी मैसेज अच्छा नहीं जा रहा कि क्या बात हो रही है। और जब इसमें ये कमीशन अब बैठता है, कैसे बैठता है, ये क्या सिर्फ उन 6 जजेस को बुलवाएगा, बाकी जो यानी और भी कोई शख्सियात आएंगी, भाई मतलब ये इशू बनेगा। इसको डिस्कस करते हुए एक अजब सा लग रहा है कि क्या हालात हैं। आखिरी अशरा शुरू हो गया, रमज़ान का, लोग इबादत कर रहे हैं, 33,000 लोग शोहदा हैं, उनके लिए इमदाद कैसे जाएगी उनको। मैंने आज एक तो लोगों से बात की कि कोई यहाँ से कोई ऐसा तरीका बने कि उन बच्चों तक ईद तक कोई चीज़ पहुँचाई जाए या और इमदाद का कोई तरीक़ाकार। तो यहाँ से हुकूमत से भी मैं और बाकी जो अलखिदमत हैं या ईदी साहब हैं या बाकी लोगों से भी मैं रब्ता कर रहा हूँ कि कोई ऐसा तरीका निकले कि वहाँ तक जो है। लेकिन वहाँ बॉर्डर इस तरह से सील किए हुए हैं सारे कि वहाँ सामान का जाना जो है वो बहुत ही मुश्किल है इस वक्त। या तो ये है कि आप पहले जॉर्डन और फिर अमेरिकन और फिर उसको NOC लें इसराइल से, और फिर वो एक लंबा चौड़ा हिसाब है। तो बहुत दुनिया पहुंची हुई है जो रफ़ा बॉर्डर पे। लेकिन वो इमदाद खुले तो फिर उसके बाद वो अंदर जाके देखें कि अंदर ये क्या कब्रिस्तान बन गई है पूरी आबादी। तो ये इस वक्त जो है ये मेरा ख्याल से बहुत बड़ा अलमिया। अब उसमें अब आप वो देखें अलमिया, और आप ये देखें कि रमज़ान की ताक़रातें और आखिरी अशरा, और आप ये देखें कि डिस्कशंस क्या हो रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि अल्लाह मतलब अजाब क्यों नहीं आते कौमों पे और कौमें क्यों पीछे रह जाती हैं। मज़हब से हट के आप उसको सिर्फ ये अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त डिस्कस क्या हो रहा है। तो मैंने इसीलिए कहा ना कि इस बात तो मैं यहीं पे एक छोड़ के मैं इस पर ज़्यादा बात ही नहीं करना चाह रहा कि ये अब कमीशन बनेगा, ये गालम गलूज जजों को TV पे।
इशू ये है सारा कि अच्छा, एक तो ये मैंने आपसे कहा ना कि नॉर्थ कोरिया ये बड़ा एक नया इंटरेस्टिंग किस्म का एक बन रहा है, जो नॉर्थ कोरिया रशिया, यानी बिल्कुल आप समझे ना कि चाइना ने पीछे रह के रशिया को नॉर्थ कोरिया के साथ डायरेक्ट हो गया रशिया, और रशिया उनको ऑयल भी दे रहा है बहुत अच्छा, वो अगर उनको ऑयल नहीं मिलता ना, क्योंकि सैंक्शंस थी, बड़ा मसला था, यहाँ से जहाज़, ये जो बहरी जहाज़ों का जाना नॉर्थ कोरिया तक, और फिर नॉर्थ कोरिया के पाबंदियाँ ये आगे पीछे था, तो रशिया ने खोल दिया। उसके नतीजे में तेल ही तेल है, नॉर्थ कोरिया तेज़ी के साथ उनके जो प्रोजेक्ट्स और साथ ही बाहर से जो टीमें आती थी उनको वीटो कर दिया रशिया ने कि अब नहीं आ सकती। तो अब नॉर्थ कोरिया में क्या हो रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। और पिछले 24-48 घंटों में बहुत ज़्यादा अटैक्स हुए हैं यूक्रेन पे। यूक्रेन, मुझे नहीं पता ज़ेलेंस्की जो हैं वो अब मतलब चूँकि हम पहले भी बात कर चुके हैं और बहुत पहले कर चुके हैं। अच्छा, इसके ऊपर बड़ी बहस होती रही है कि आखिर में क्या होगा, आखिर में कौन इसमें आगे निकलेगा। हर एक का अपना तज़्विया होता है, तो अपने जो लोग भी इस प्रोग्राम को देखते हैं उसमें उनको अंदाज़ा होगा कि मेरा हमेशा से ये रहा है कि इसमें रशिया आगे निकल जाएगा। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जब ये, मैं कोई बात नहीं करना, अजीब सा लगेगा, जब ये इलेक्शन हो रहा था ना 2020 का, तो फॉरेन ऑफिस से कहने लगे कि डॉक्टर साहब आप क्या लेके बैठ गए हैं ये बाइडेन को, आपको नहीं पता अमेरिका में दूसरी जो टर्म है वो ट्रंप आ रहा है। मैंने कहा जी काफ़ी महीने पहले, मैंने कहा मेरे ख्याल से बाइडेन आ रहा है, कह रहे नहीं ट्रंप आ रहा है। तो सीनियर तरीन लेवल पे नहीं लेकिन बहरहाल मैंने कहा यार ये कैसे, किस तरह से हो रहा है, ये तो बिल्कुल ही गलत रीडिंग है, हमारी गलत है तो इनकी गलत है, ये क्या चक्कर है। तो मुशाहिद साहब ने भी जैसे परसों बात की थी कि शुरू में वो जीत रहे थे, आखिर में वो, तो आखिर का ही होता है कि इसका एंड गेम क्या होगा। तो इसमें रशिया जो है वो इसको खींच के आगे ले गई, और ये बहुत सारी कैलकुलेशन ख़त्म हो गई हैं जिसमें यह था कि रशिया कोलैप्स कर जाएगा बहुत जल्दी, वरना माशी पाबंदियाँ ये, और दुनिया मजीद खुल के सामने आ गई, और तलखी बढ़ी। और फिर ये जो गज़ा में कत्लेआम हो रहा है उसके नतीजे में और नए महाज खुल रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, गवर्नमेंट्स कैसे रहेंगी, कैसे आगे इसको लेके चलेंगी, इतनी ताख़ीर कैसे हो गई, उनको फील ये हो रहा है अब फ़लस्तीनियों को और हमास की क़यादत को कि भाई हमें क्या चीट किया गया कि बार बार करारदाद मंजूर हो गई, सीज़फायर होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, तो क्या इतने महीने से खींच के और हमें कहीं चीट तो नहीं किया गया। और इस नतीजे में जो है वो फिर उसके बाद तो इमदाद लेने जाते हैं, उसके ऊपर बॉम्बिंग हो जाती है, अक़वाम मुत्तहिदा के लोग मारे। तो ये अब इसको जितनी ताख़ीर हो रही है इसको संभालना मुश्किल हो रहा है। तो ये मेरे ख्याल से आखिरी अटैम्प्ट्स हैं ये जो अब हो रही है ना कतर में, और ये जो कायरो में अटैम्प्ट हो रही है। अगर ये ना हुआ ना, ईद तक चला गया मामला। अब मैंने आपसे कहा ना कि गवर्नमेंट्स के, और वो बड़ी सिंसियरली गवर्नमेंट्स कर रही थी, लेकिन जो स्ट्रीट्स हैं वो तो ये देखती है ना कि भाई एक मिनट ठहर जाओ, स्ट्रीट पे लोग हैं, मर रहे हैं, बॉम्बिंग हो रही है, और फ्रिजाइल रियासतें हैं कई, तो उसमें मसला ये है कि भाई ये इन्होंने सिंसियरली किया, लेकिन वो मामला जो हैं वो अब सड़कों पर चूँकि आ रहे हैं। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बात कि रियासतें अपने आप को स्टेबलाइज रखें, हुकूमतें स्टेबलाइज रखें, रियासतें स्टेबलाइज रखें, अदम इस्तेकाम का शिकार ना हो। ये देखें पड़ोस में अमेरिकन का, देखें ना ये जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में, अब एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है रीजन में। ये बातें जो डिस्कस हो रही हैं पाकिस्तान में, ये सियासी लिहाज से, रवायती लिहाज से, मजहबी लिहाज से, अखलाकी लिहाज से किसी माशरे में ये बात डिस्कस ही नहीं होती, ये डिस्कशन है ही नहीं जो इस वक्त हमारी हेडलाइंस हैं। और मुझे इस बात का, मैं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हमारे सबके गुनाह माफ़ फरमाए और इबादत सबके गुनाह माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला सबकी इबादत कबूल फरमाए रमज़ान में। और जो लोग नहीं हैं हमने, कौन होता है कौन नहीं होता अगले साल कौन जानता है, या कल या परसों, लेकिन ये है कि ये बड़ी तकलीफ से बात है कि इस कदर हिजान बपा है पूरी दुनिया में, और जंगें छिड़ी हुई हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, और हम अपने आप को, मतलब ये मैन मेड क्राइसिस अपने आप को लेके बैठे हुए हैं। मतलब क्या है, बजाय इसके कि ये इस वक्त ये सारी जो एनर्जीज़ हैं ये हम अपने ये मईशत के ऊपर, ये बाकी के हम बहुत से मामलात में बहुत पीछे हैं, तो आगे निकलें, तेज़ी के साथ आगे मामलात को लेके चलें, सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दें, पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, ये चीज़ें, ये हम क्या इशू लेके बैठ गए हैं।
मतलब ये इस इशू को डिस्कस करना भी जो है ना, मतलब है कि वो देखते हैं कि अब इसमें क्या होता है। बहरहाल अदालत है एक तरफ जो है वो हुकूमत है और रियासती इदारे हैं, लेकिन ये इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करना भी जो है ना वो मुनासिब नहीं लगता। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।